तो आइए हम सब अब पढ़ने जा रहे हैं कृतिका भाग 2 से पाठ साना साना हाथ जोड़े। और इसका पार्ट 1 मैंने आपको समझा दिया है और आगे का हम पढ़ते हैं। तो इसके पहले का जो भी दृश्य था वो सब कुछ मैंने पार्ट 1 में बताया है। आगे हम लोग देखते हैं, इस पाठ को आगे पढ़ते हैं। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन पेंट लेंगे और तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर वो बताता है कि अब हम आगे से जो है वो मोड़ पर हैं और बिल्कुल हेयर पिन जितने तेज़ी से आगे बढ़ते ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन पेंट के ठीक पहले, मतलब ये एक जगह है और उसके बाद बताते हैं कि हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया, हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। तो वो जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जा रही तो उनको कुछ पहाड़ी बच्चे दिखाई दिए जो स्कूल से लौट रहे थे और वो जीप देखकर वो उनसे लिफ्ट मांग रहे थे। मतलब वो चाह रहे होंगे कि आगे का सफ़र जीप में बैठकर कर लें, क्योंकि इनको 3-3.5 किलोमीटर तक पहाड़ी चढ़ाई पर चढ़ के स्कूल जाना होता है। तो ये जो है लिफ्ट मांग रहे थे ये बच्चे। क्या स्कूली बस नहीं? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मणि मतलब वही लेखिका की सहेली। तो मणि ने जब पूछा, क्या बस नहीं है? मैडम, यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फ वर्बीला नहीं मिलेगा। वर्बीला मतलब बड़े हुए पेट वाला। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर जो लोग हैं ये पैदल चलते हैं और इसलिए आपको बड़े पेट वाले यहाँ पे लोग नहीं मिलेंगे। यहाँ पे बस आदि की सुविधाएं नहीं है, लोग ज़्यादातर पैदल चलना ही पसंद करते हैं। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। तो यहाँ पे लेखक बताते हैं कि ये जो बच्चे हैं ये दूर दूर स्कूल तो जाते हैं और सिर्फ स्कूल जाकर पढ़ते ही नहीं हैं, ये घर पे आके अपनी माँ के साथ काम भी करते हैं, जानवरों को भी चलाते हैं, पानी भरते हैं और जंगल से लकड़ियाँ लाते हैं, गट्ठर बनाते हैं। और ये जो ड्राइवर हैं तो ये अपने बारे में भी बताते हैं कि मैंने भी ये सारे काम किए हैं, ये सारे काम मैंने भी अपने बचपन में किए हुए हैं। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा। खतरा बढ़ने लगा धीरे धीरे क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो पहाड़ी चढ़ाव की ओर जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे तो रास्ते जो थे और सकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है। मतलब एक इतना चौड़ा है कि बस एक जीप जा सकती है और जैसे दो गाड़ियां साथ में चलना चाहें या सामने से ओवरटेक करना चाहें तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि साइड में उतनी जगह नहीं है। कि ज़रा भी संतुलन बिगड़ा, हम इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। मतलब इतना सकरा रास्ता था। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थीं। सामने ही लिखा था, धीरे धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो जब आप पहाड़ी जगहों पर जाएंगे तो इस तरह के बोर्ड्स आपको देखने को मिलेगा कि आप स्लो ड्राइविंग करें, धीरे चलाएं। क्यों? क्योंकि घर पे आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है जो आपका इंतज़ार कर रहा है। तो पहाड़ी जगहों पर इस तरह के नोटिस बोर्ड अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी थी, वी केयर मैन ईटर अराउंड। मतलब फिर जब वो आगे बढ़े तो फिर से एक चेतावनी उनको दिखाई दी, पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक। तो जैसी चेतावनी थी, वी केयर मैन ईटर अराउंड, तो मतलब वैसा कुछ नहीं था, कोई नरभक्षी जानवर नहीं था, बल्कि दूध देने वाले याक थे।
और पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। तो हो सकता है इस वजह से भी एक थोड़ा मजाकिया वे में वहाँ पर लिख दिया गया हो कि वो जो पहाड़ी याक थे वो बर्फ़ पर रहने वाले याक हैं, इसलिए ऐसी जगहों पे रहने वाले जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, यहाँ तक कि जो बकरियाँ भी होती हैं, अगर आप देखेंगे तो उनके लंबे लंबे बाल होते हैं और ये बाल उनको ठंड से बचाए रखते हैं। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थीं। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान की धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, सूरज डूबने लगा था, शाम होने लगी थी और उनको रास्ते में कुछ औरतें दिखीं जो गायों को चरा कर लौट रही थी। सर पे उनके गट्ठर था, लकड़ियों के गट्ठर थे जिनको वो हो सकता ले जा रही हों अपने चूल्हे ईंधन वगैरह के लिए। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। उतरती संध्या मतलब धीरे धीरे सूर्य ढल रहा था, शाम होती जा रही थी और चाय के बागान से इनकी जीप गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने, सिक्किम परिधाने चाय की पत्तियां तोड़ रही थीं। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। मतलब वो युवतियाँ इतनी खूबसूरत थीं और उनका जो चेहरा है, उनका जो फेस है, बिल्कुल गुलाबी और चमकता हुआ दमकता हुआ। जब आप पहाड़ी युवतियों को देखेंगे या पहाड़ी स्त्रियों को आप देखेंगे तो बड़ी ही खूबसूरत वो होते हैं। उनका चेहरा बिल्कुल दमकता हुआ सा गुलाबी सा होता है। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखरे रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। तो उसी बीच इन्होंने एक युवती को देखा जो लाल रंग का, रेड कलर का बोकू पहनी हुई थी और वो लाल रंग के बोकू के परिधान में उन हरे हरे खेतों के बीच में बिल्कुल एक डूबते हुए सूर्य की जैसी लालिमा होती है, लिए हुए होती, बिल्कुल उसकी तरह प्रतीत हो रही थी और जैसे इंद्रधनुषी छटा सी जैसे बिखर रहा था। और उस दृश्य को देखकर वो बिल्कुल सहसा एकदम चिल्ला उठी कि इतना अधिक सौंदर्य मैं कहाँ तक समेटूंगी, ये मेरे वश की बात नहीं है। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहाँ निश्चिंत सो रही थी। तो अब जो है रात धीरे धीरे गहराने लगी थी, तो यहाँ पर इनको लायुंग के पास ठहरना था। और ये जो जगह है, यहाँ पर एक बस्ती है और यहाँ पर ये रात का समय यहाँ पर इनको गुजारना था। सारी उसी लायुंग में हम ठहरे थे, तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। तो जैसे ही वहाँ पर इन्होंने शरण लिया और हाथ मुंह धोकर ये फिर से उस नदी के किनारे चली गई और एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठ गई। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तिस्ता में मिल रहा था और ऊपर से जो झरना बह रहा था उस तिस्ता नदी में उसका पानी मिल रहा था। मध्यम मंध्यम हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढका रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों में लौट रहे थे। तो जैसे जैसे शाम हो रही थी, अंधेरा होता जा रहा था, तो मनुष्य जैसे रात के समय अपने घरों में आ जाते हैं अपना काम वगैरह करके, उसी तरह पक्षी भी जो होते हैं जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है तो वो भी अपने घोंसलों में वापस आ जाते हैं। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों से, घुंघरुओं की रुनझुनाहट सी आंखें अनायास भर आईं। तो एक अद्भुत शांति उनको वहाँ पर महसूस हो रही थी और कुछ सोच के उनकी आंखें अचानक ही
भर आईं। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वही सुख, शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु और आदिम सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में है। तो एक इनके अंदर एक जैसे ज्ञान का एक प्रकाश फूट पड़ा और इनको ऐसा लगता है कि सच्ची सुख और शांति वहीं पर है जहाँ पर हमारा प्राकृतिक दृश्य है। पेड़ हो, पशु हो, पौधे हो और मनुष्य हो, और उनका लय, उनकी ताल, मतलब उनकी सोच, उनकी चाल, उनका रहन सहन, बोलचाल, सब कुछ बिल्कुल एक गीत की तरह, एक संगीत की तरह बिल्कुल एक हो। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति में खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया। क्षम्य मतलब जिसको क्षमा ना किया जा सके। तो हमारी पीढ़ी ने, मतलब हमारी जो युवा पीढ़ी है, उसने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, और ऐसा खिलवाड़ किया है जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता। हमने, मतलब प्राकृतिक ने हमें इतना ज़्यादा दिया है और बदले में हमने प्राकृतिक को बहुत छला है, बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। उन सारे प्रदूषण को आप ले लीजिए, वो जो नदियाँ बहती हैं, नदियों में जो दूषित पदार्थ हम फेंकते हैं और वातावरण को दूषित करते हैं, और जो पेड़ हैं, पौधे हैं, इनका हम हरण करते हैं। तो अगर इन सब को आप देखें तो हमने बहुत ही अन्याय किया, हमने ऐसा अपराध किया है जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं, दर्शन बन गया था। तो हिमालय अब उनके लिए एक गीत नहीं था, अब एक उनका दर्शन बन गया था। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। तो अंधेरा होने से पहले किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होती हुई वह तिस्ता नदी के पार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुलि में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प लिया जाता है। क्या संकल्प करूं? तो धीरे धीरे उस पत्थरों के ऊपर चलती हुई, हल्का हल्का अंधेरा हो गया था, वो नदी के पार पहुंची और अपने हथेलियों में जल उन्होंने भर लिया। तो हाथों में जल भर के कस्में ली जाती हैं, और उनको भी ऐसा ही लगा कि मैं भी, अपने हाथों में उन्होंने जल भर लिया और सोचा उन्होंने कि मैं भी संकल्प करूं। लेकिन क्या संकल्प करूं, क्या निश्चय करूं, क्या मैं वादा करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमज़ोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, मतलब सारा विष, सारा जहर, सारी तामसिकताएं बह जाएं, मतलब सारे दुष्कामनाएं सब जो हैं वो बह जाएं। इसी बहती धारा में रात धीरे धीरे गहराने लगी। तो हाथ में तो उन्होंने जल ले लिया, लेकिन जल लेकर संकल्प करने की बजाय उनके अंदर से एक प्रार्थना फूटी। और प्रार्थना क्या थी कि अंदर का सारा विष, सारी कड़वाहट, सारी बुरे विचार, बुरे कल्पनाएं जो हैं इस बहती नदी की तरह सब बह जाएं, सब दूर हो जाएं। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। काला कंबल ओढ़ लिया था मतलब अंधेरा हो गया था। हिमालय पर्वत की जो सफ़ेदी है, बर्फ़ की सफ़ेदी, या जो भी हिमालय पर्वत की जो सौंदर्य है, वो अब काले अंधेरे कंबल की तरह बिल्कुल प्रतीत होने लगा था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज़ धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया, तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। तो एक छोटे से रेडियो में गाना बजने लगा, और या लकड़ी के किसी वाद्य यंत्र से जो है गाने की तेज़ धुन जब बजने लगी, तो सभी लोग वहाँ पर जो थे वो धीरे धीरे नृत्य करने लगे, और सारा जो माहौल था बिल्कुल परियों की कथाओं की तरह मंत्र मुग्ध होने लगा था। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण मतलब मिलन या संयोग हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। संक्रमण मतलब किसी एक को हो तो फिर वही छुआछूत जैसे दूसरों को भी लग जाए, तो ऐसा होने लगा था। और मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक
उसे ही देखते रह गए। मतलब बताती हैं कि इस 50 वर्ष की उम्र में भी मेरी उनकी जो सहेली थी एक कुंवारी लड़की की तरह इतना बढ़िया उसने नृत्य किया, इतना बढ़िया डांस किया कि सब बिल्कुल हैरान थे उनके उस नृत्य को देखकर। कितना आनंद भरा था उन उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, तिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। तो लायुंग की जो सुबह भी थी वो बहुत बहुत ही शांत और सुरम्य थी, बहुत ही सुंदर खूबसूरत थी, बिल्कुल किसकी तरह, तिस्ता नदी की तरह। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार है। तो वहाँ के लोगों का जो जीवन का जो आधार है वो पहाड़ी आलू है, चावल है और दारू है, मतलब इसको अल्कोहल आप कह सकते हैं। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। तो अप्रैल का जो महीना है तो इस समय बर्फ़ का वहाँ पर कोई भी नामो निशान नहीं था, क्योंकि धीरे धीरे फिर मौसम गर्म होने लगता है। यद्यपि हम सी लेवल मतलब समुद्र का जो तल था उससे 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैंने बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। सच बात है, हम जो मैदानी एरिया में जो रहने वाले लोग हैं, मैं भी मैदानी एरिया में रहने वाली हूँ, तो मेरे लिए भी बर्फ़ का जो दृश्य होगा, पहाड़ से ढके हुए जो बर्फ़ होंगे वो किसी जन्नत से कम नहीं लगेंगे। क्योंकि मैंने भी अभी तक ऐसा दृश्य नहीं देखा। बर्फ़ पहाड़ तो मैंने देखा है, लेकिन बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ मैंने नहीं देखे, और आशा करती हूँ कि ये मैं ज़रूर देखूँगी। ईश्वर करे मुझे ये देखने का मौका मिले। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां शर्तियाँ बर्फ़ मिल जाएगी। तो घूमते घूमते किसी सिक्किम के जो नवयुवक मतलब नौजवान थे, उसने बताया कि प्रदूषण के कारण जो है बर्फ़ जो आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन आप अगर कटाव के और आगे बढ़ जाएं तो हो सकता है वहाँ पर आपको निश्चय ही बर्फ़ देखने को मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड, मतलब स्विट्ज़रलैंड विदेश की एक जगह का नाम है। वहाँ की जो सुंदरता है, ये कटाव बिल्कुल उसी की तरह है। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था, मतलब अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना था। लोगों को इस जगह के बारे में अभी भी पता नहीं था, इसलिए अभी ज़्यादातर लोग उसको नहीं जानते। मैं नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था, मतलब अपना जो उसका नेचुरल स्वरूप था, अभी तक उसमें कोई बदलाव नहीं आया था, कोई परिवर्तन नहीं आया था। क्योंकि मनुष्य जिस जगह पे जाता है अपने साथ साथ अच्छी बातों के साथ साथ बुराइयों को भी लेकर जाता है, और ज़्यादातर प्राकृतिक दृश्यों की बात हम करेंगे तो कुछ ना कुछ क्षति हम मनुष्यों के द्वारा पहुंचती है प्रकृति को। तो ऐसी कोई क्षति वहाँ पर अभी नहीं देखने को मिली थी। कटाऊ जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था मतलब बातें कर रहा था, और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर में के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़प कर लिया था। महुआ मतलब जो महुआ एक फल होता है, और उसको गुड़प लिया था मतलब निगल लिया था। तो वो अभी बातें ही हमसे कर रहा था, और जो पॉलीथीन में उसके महुआ रखा था गाय आकर खा गई थी। मोटी मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दी, मतलब बड़े प्यार से उसने गाय को भगा दिया। ऐसा नहीं कि डंडा लेके दौड़ाने लगा, गालियाँ बकने लगा। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाव की ओर। और एक उम्मीद क्या थी? बर्फ़ देखने की थी। एक उत्तेजना थी, एक मन में जोश था कि अब हमें बर्फ़ देखने को निश्चय ही मिलेगा। कटाव का रास्ता खतरनाक था, और उस धुंध और बारिश और कटाव का रास्ता तो बहुत ही खतरनाक था, ऊपर से धुंध थी और बारिश भी हो रही थी।
तो ऐसे समय में जब आप पहाड़ी रास्तों पे आप जब चलते हैं ना तो फिसलने का, एक्सीडेंट का बहुत ही खतरा होता है। जितेंद्र लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। जितेंद्र मतलब बहुत ही अच्छा ड्राइवर भी था, गाइड तो था ही, साथ में अच्छा ड्राइवर भी था और बड़े ही सावधानी पूर्वक वो अपनी गाड़ी को चला रहे थे। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत, मतलब सब पर बादलों की एक परत थी। इतने ऊंचाई पर वो आ गए थे। सब कुछ बादल में, बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। तो जब आप किसी ऐसे खतरनाक रास्ते से होकर जाते हैं ना, आप दम साध कर बिल्कुल बैठ जाएंगे, बिल्कुल कि बस मन में प्रार्थना आपके चलती रहेगी कि ईश्वर ईश्वर हमारी रक्षा करे, ईश्वर हमारी रक्षा करे। तो ऐसे ही मौन होकर ये लोग बैठे हुए थे और उस पर बारिश, बारिश अगर होती रहे तो भाई सुभान अल्लाह एक हो जाएगा। एक चूक और सब खलास, मतलब एक ज़रा सी गलती हुई कि सीधे खाई और सब खत्म। सांसें रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आस पास जीवन का कोई पता नहीं था। मतलब वो जो एरिया था काफ़ी सुनसान भरा एरिया था और बस इनको आपस में एक दूसरे की सांसों की आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी। इतना शांत माहौल था। एक तो ये थोड़े से डरे और सहमे हुए भी होंगे। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। अगर आप शादीशुदा हैं, आपके परिवार हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, तो तलाक दे दीजिए। किसे? स्पीड को, गति को। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। तो इस तरह के मैंने आपको पहले भी बताया, इस तरह के नोटिस बोर्ड लगे रहते हैं हर जगह पर, पहाड़ी इलाकों में खासकर लगे होते हैं। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। तो धीरे धीरे धुंध हटी और इनका जो ये जो दम साध कर बिल्कुल मौन शांत बैठे थे, तो ये भी अब धीरे धीरे उन दृश्यों को जब नज़रों से इनके आने लगी, सामने नज़ारा दिखने लगा, तो धीरे धीरे इनका सन्नाटा भी दूर हो गया। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। तो बोला वो उत्साहित होकर, जोश में आकर कि कटाओ हमारा हिंदुस्तान का, हमारी भारत का स्विट्ज़रलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्ज़रलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया। तो उनकी जो सहेली थी वो घूम आई थी, तुरंत उन्होंने उनको बदले में जवाब दिया, नहीं, स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर। हम कटाऊ के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे और धीरे धीरे वो कटाऊ के करीब आने लगे थे क्योंकि वो पहाड़ जो जिसको देखने के लिए इतनी दूर से आई थी, अब वो धीरे धीरे इनको दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे और सामने के जो पहाड़ थे आधे काले थे आधे हरे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं पर धूप में बह गई हो। मतलब जहाँ पे हल्की बर्फ़ है तो वो पाउडर की तरह दिख रही थी और जहाँ पर नहीं है तो वो धूप से जो है बह गई, पिघल गई, ऐसी थी। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ़ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ़। ताज़ा बर्फ़ मतलब ताज़ी बर्फ़ जो होती बिल्कुल सफ़ेद होती, और अगर कुछ दिनों पहले ही गिरी हुई बर्फ़ है तो वो हल्की येलोइश कलर की होगी। और उसके बाद बताते हैं कि थोड़ी और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ़ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। साबुन की झाग की तरह सब ओर गिरी हुई बर्फ़, साबुन के झाग की तरह, मतलब जो बर्फ़ का साबुन का जो फ़ेन होता है वो जो जैसे आप कपड़े धों या कुछ करें तो जैसा झाग की तरह वो सारा बर्फ़ जो है दिख रहा था। मैं जीप की खिड़की से मुंडे निकाल दूर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम राम रोछो, मतलब अच्छा है। तो ये भी नेपाली भाषा में इन्होंने उनको जवाब दिया। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा। तो
ऐसा बहुत ही होता है। अगर आप जिस भी मातृभाषा के हों, अगर किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाएं, दूसरे प्रदेश में चले जाएं जहाँ पर आपकी मातृभाषा में लोग बातें ना करने वाले हों, अचानक से सहसा आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपकी मातृभाषा का हो, तो आप बिल्कुल खिलखिला उठेंगे, आप प्रसन्न हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका कोई मित्र मिल गया हो, आपका कोई हमसफ़र मिल गया हो, जो जिसे आप अपने मन की हर एक बात कह पाएंगे, जो कुछ अभी तक आप नहीं बोल पा रहे थे। और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ़ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तो बर्फ़ तो इनको देखना ही था, साथ में स्नोफॉल का भी इनको नज़ारा देखने को मिल गया। तिम्रो माया सेंधे मलाई सताऊं छो, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहु ओर बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। तो ये कहना था जितेन का कि तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। तो ये प्यार किसका है? प्राकृतिक दृश्य का। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह, और उस दृश्य को, नज़ारे को देखकर बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी प्रेम नदी में वो तैर रहा हो और झूम झूम के गा रहा हो और नाच रहा हो, उस दृश्य से मोहित होकर। हम सभी सैलानी जब जीप से उतरकर बर्फ़ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ़ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नर्म नर्म बर्फ़। ऊपर आसमान और बर्फ़ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। मतलब ऊपर आसमान की सफ़ेदी और नीचे का जो बर्फ़ था बिल्कुल एक जैसे मालूम हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ़ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे हुए थे। मेरे पाँव झन झन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ़ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ़ पर चलने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाऊ युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, तो यहाँ ये बताती हैं कि इनका भी जी चाह रहा था कि उस बर्फ़ पर लेटें, उस बर्फ़ पर चलें, लेकिन बर्फ़ पर आप जब जाएंगे तो आपको उस पर चलने के लिए, वहाँ पर रहने के लिए अलग से जूते पहनने होंगे, अलग से कोट वगैरह, दस्ताने वगैरह आपको पहनने होंगे, क्योंकि अगर आप इन सबको नहीं पहनेंगे तो उस बर्फ़ से आपके पैर सुन्न हो सकते हैं। आपको आप किसी भी तरह से आप बहुत ज़्यादा आपके शरीर को क्षति पहुंच सकती है। तो चूँकि ये टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, इसलिए ये सारी सुविधाएं वहाँ पर इनको नहीं मिल पाई थी। वो सारे ग्लव्स वगैरह, इनको जूते वगैरह नहीं मिल पाए थे। फिर बताती हैं कि दनादन फ़ोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जैसे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सक मतलब ये उस दृश्य को फ़ोटो में खींचने के बजाय अपने नज़रों से उसको कैद कर रही हूँ, और उन सारे दृश्यों को अपने मन में समा रही हूँ। और ऐसा वो इसलिए कर रही हूँ कि कहती हैं कि जैसे जिससे वो महानगर के डार्क रूम में, मतलब जब वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचे, जब जहाँ से वो आई हैं, जब उस शहर में जाएं, उस जगह पर जाएं, तो वहाँ पर वो देख सकें। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। मतलब उस जो हिमशिखर था, इतनी ज़्यादा अंतरात्मा तक को झकझोरने वाला था। तो वो कहती हैं शायद यहीं पर ऋषि मुनियों ने अपने वेदों की रचना की हो, क्योंकि ये दृश्य इतना मनमोहक, इतना शांत, अंतरात्मा को जगा देने वाला था। तो उस दृश्य को ऐसा देखकर उनको ऐसा प्रतीत होता है। जीवन सत्यों को खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों का महामंत्र पाया होगा। तो ये महामंत्र कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों, ये मंत्र ऋषि मुनियों ने इसी जगह पे पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य, ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार
बुद्ध बन जाए। मतलब करुणा का अवतार बुद्ध को क्या कहा गया है? करुणा का अवतार कहा गया है, तो दया का अवतार कहा गया है। तो अगर कोई बड़ा सा बड़ा अपराधी भी आए, जिसने जघन अपराध किया हो और निर्दयता जिसके अंदर भरी हुई हो, और इस दृश्य को वो देख ले तो वो करुणा की मूर्त बन जाएगा। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा लिखा था कि शैतान ने उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। तो मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता जिसमें उसने बताया है कि ईव की सुंदरता को देखकर वो बिल्कुल ठगा सा रह जाता था। पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल में जूझ रही थी। वह एक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ हैं पूरे एशिया के। देखो, प्रकृति भी किस नायाब ढंग से हमारा इंतज़ार करती है। सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जल त्राही त्राही मचती है। तो यही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। तो ये अपनी सहेली से प्रश्न कर रही थी, लेकिन उन्होंने जब प्रश्न किया तो वो बिल्कुल एक दार्शनिक की तरह उत्तर उन्होंने दिया कि देखो, ये जो हिम शिखर है, ये जो बर्फ़ है, ये इस समय बर्फ़ को, जल को अपने में संजोए हैं बर्फ़ के रूप में। लेकिन जब यही गर्मी पड़ती, जब हम जल के लिए ललायित होते हैं, हाहाकार मचता है, तो यही बर्फ़ जो है जल के रूप में, जल की धारा के रूप में हमारे गले को तरावट पहुंचाती, हमें ठंडक पहुंचाती है। तो ये जल को संचय करने की एक प्रकृति की कितनी अच्छी एक प्रयास है। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर है। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा। तो ये सारे ख्याल उनके मनों में आ रहा था कि न जाने कितना ऋण है इन नदियों का हमारे ऊपर, इन शिखरों का। और उसके बाद बताती हैं, तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। तो एक ख्याल अनायास ही उनके मन में आ गया। उन पहाड़ी युवतियाँ उनको याद आ गई जिनको उन्होंने देखा था पत्थर को तोड़ते हुए। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगी तो उनको कुछ इक्की दुक्की माने कुछ एकाध फौजी छावनियाँ भी उनको दिखने लगी। फौजी छावनियाँ जहाँ पे सैनिक लोग रहते हैं, सेना के जवान जहाँ पर रहते हैं, वो उनका बेस दिखने लगा। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है। तो बॉर्डर एरिया जो होता है किसी भी सीमा क्षेत्र में, जब आप जाएंगे दूसरे देश में के, तो जो बॉर्डर का एरिया होता है वहाँ पे फौजी छावनियाँ होती हैं कि कभी भी कुछ हो जाए, कोई इधर से उधर ना जाए बिना वीज़ा के, बिना पास के। तो ऐसी छावनियाँ वहाँ देखने को मिलती हैं। थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़ाती ठंड में? उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। मतलब इतनी ठंड में फौजी सेनाएं, आप लोगों को बहुत तकलीफ़ होती होगी। वह हंस दिया एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सकें, इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। तो वो फौजी कहने लगता है कि हाँ, इसलिए कि आप चैन से सो सकें, मतलब हम चैन से रात में सो सकें, अपने दिन गुजार सकें, इसलिए ये फौजी इतनी ठंड में भी अपनी ड्यूटी करते रहते हैं, अपने आप को तैनात रखते हैं। फेरी भेटूला, मतलब फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। तो आगे फिर बताते हैं, थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फ़ौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। मतलब हम आपको अपना आज दे रहे हैं आपके कल के लिए। मतलब
अपना वो फौजी जीवन जो दे रहे हैं, अपनी सेवा जो दे रहे हैं, इसलिए कि हमारा कल जो है वो खुशहाल हो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते। मतलब यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि बस केवल पेट्रोल ही ना पिघले बल्कि सब कुछ पिघल जाए। यहाँ तक कि हम मनुष्य भी अगर अपने पूरे बचाव के साथ ना हो, सही वस्त्रों के साथ ना हो, तो वो भी जम जाए। इतनी ज़्यादा ठंड में ये जवान यहाँ पर तैनात होते हैं। और फागुन के महीने में बर्फीले, वहाँ उस समय जो ठंड पड़ती है, वैसाख के महीने में हम थोड़ी से ठंड में ही ठिठुरने लगते हैं। और जिन सकरे, घुमावदार और ख़तरनाक रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही ख़त्म हो गए हैं। मतलब जो एक सीमा होती है, एक मनुष्य के जीवन की सीमा होती है कि 70, 80, 90 वर्ष एक व्यक्ति की जैसे जीवन की सीमा हो, उसके पहले ही न जाने कितने लोग उन रास्तों को बनाने में अपना जीवन गंवा चुके होंगे। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर चल पड़े। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल में ताज़ा आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेर प्रियता और रोडोडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। तो बताते हैं जितेन कि बस कुछ दिन की और बात है, उसके बाद पूरी जो ये घाटियाँ हैं फूलों से इस कदर भर जाएंगी कि जैसे लगेगा फूलों की पूरी सेज सजी है। यह रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। मतलब जिस रास्ते से ये इसके ओर आए थे, कटाऊ की ओर, लौटते वक्त इनको दूसरे ओर से जाना था, और जब उस ओर ये गए तो वहाँ का रास्ता अपेक्षाकृत थोड़ा चौड़ा था, इसलिए खतरे का एहसास नहीं हो रहा था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। तो ये हर एक दृश्यों का ये वर्णन करते जा रही हैं अपने इस लेख में, जो इन्होंने देखा था। चाहे पुरुष हो, पेड़ पौधे हों, फूल हों, झरने हों, यहाँ तक कि पशु भी हों। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आँख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों की उड़ाती हमारी जीप अब जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ़ से ढके कटाऊ के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा, और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। ये बात बहुत सत्य है। आप भी इस चीज़ का एहसास करिए, किसी नई जगह आप जा रहे हों तो वो सफ़र इतना रोमांचकारी होता है उस चीज़ को देखने का, कि जहाँ पर जिसको अभी हमने नहीं देखा, एक कल्पना मात्र में ही है, हमारे मस्तिष्क में ही है। उस चीज़ को देखने का जो रोमांच होता है, एक सफ़र होता है, वो ज़्यादा रोमांचकारी होता है। और चाहे किसी सफ़र का रोमांच हो, या किसी त्यौहार की आप प्रतीक्षा करें, या किसी शादी ब्याह की आप प्रतीक्षा करें, तो ये जो प्रतीक्षा का जो ये समय होता है ना, बड़ा ही रोमांचकारी होता है, बहुत ही आनंद भरा होता है। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किम युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। तो सिक्किम के लोग जो हैं भारत में अब मिलकर, भारत के नागरिक बनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो ये युवती इस बात का एहसास करा रही है कि नहीं, ये सिक्किमी नहीं है, ये इंडियन है, मैं इंडियन हूँ। जब सिक्किमी स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था।
तो वहाँ का जो परिवेश है, वहाँ का जो दृश्य है, वहाँ के जो लोग हैं, तो वो इस कदर ये हमारे भारत में मिल गए हैं कि बिल्कुल नहीं लगता कि कभी ये अलग था, भारत से अलग था ये सिक्किम। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या? विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर, तो मतलब ये एक एहसास था कि जैसे चांदनी रात होती है तो समुद्र की जो लहरें होती हैं, ज्वार भाटा में जो होती हैं, बढ़ने लगती हैं, पानी का जल स्तर जो है बढ़ने लगता है। तो वो यहीं पर वो सोच रही हैं कि क्या चांदनी रात का भी इन कुत्तों पर कुछ इसी तरह का एहसास होता है। लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारियाँ देता रहा। रकम 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 की मतलब किस्म किस्म की, तरह तरह की जानकारियाँ वो देता जा रहा था। और कह रहा है, मैडम यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। फुटप्रिंट मतलब उनके पाँव के छाप, मतलब उनके पाँव रखने से जो छाप पड़ गई है वो है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। तो यहाँ पर ये बताती हैं कि जो गुरु नानक है, जो सिख धर्म के जो गुरु हैं, तो उनके थाली में से कुछ चावल यहाँ छिटक कर गिर गए थे। और वो चावल के दाने गिरने से उस जगह पर जो चावल की खेती होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, अपरंपार होती है। करीब 3-4 किलोमीटर के बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेंदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तो यह बताता है कि ये जो है ये देवी देवताओं का एरिया है, और अगर यहाँ पे कोई गंदगी फैलाता है, प्रकृति को कोई नुकसान करना अगर चाहेगा तो वो मर ही जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? तो ये लेखिका उससे प्रश्न पूछती है। उसने जीप निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तो ऐसी मान्यता है उनकी कि जिस जगह पे ये रहते हैं, चाहे वो पहाड़ हो, नदी हो, झरने हो, तो इनकी हम पूजा करते हैं, और अगर हम गंदगी करेंगे तो हम मर जाएंगे। तो जो प्राकृतिक दृश्य है, जो प्राकृतिक एरिया है, आज तक शायद इन्हीं कारणों की वजह से ये सुरक्षित है, क्योंकि वहाँ के लोगों की ऐसी सोच है। तो ऐसी सोच हम मैदानी इलाके वाले लोग भी अगर इस तरह की सोच करें ना, तो हमारा भी जो शहर है, हमारी भी जो जगह है ना, वो शायद गंदी नहीं होगी, और माहौल गंदा नहीं होगा, वातावरण गंदा नहीं होगा, तो हमारी सोच भी गंदी नहीं होगी। क्योंकि हमारी सोच गंदी है, इसलिए हमारा आसपास का माहौल गंदा है और हम गंदे हैं। यही एक कारण है इंसान के गंदे होने का, उसके परिवेश का के गंदे होने का। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है, मैंने कहा। गैंगटॉक नहीं मैडम, गंगटोक कहिए। इसका असली नाम गंगटोक है। गंगटोक का मतलब पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। तो मतलब इतनी जानकारियाँ भरे हुआ था जितेन नारगे कि हर बात की वो उनको जानकारी देते जा रहा था, और इससे पहले कि वो कुछ पूछे वो खुद शुरू हो जाता है। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके बाद ही कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। तो ये बताते हैं कि ये पहले ये युमथांग जो है ये टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। ये तो तब बना है जब सिक्किम भारत में मिला है, और ये भी किसकी देन है? कैप्टन शेखर दत्ता की देन है। और उनके दिमाग में ऐसा विचार आया कि ये केवल फौजियों के रहने की स्थल जगह होगी तो क्या होगा, यहाँ पर टूरिस्ट एरिया बना जाए कि जो एक खूबसूरती है, यह दृश्य है, बाकी लोग भी देखें। और फिर धीरे धीरे सड़कें बनने लगी और जो काम
आज भी चालू है, आज भी लोग सड़कें बना रही है। तो जिस समय लेखिका ने इस रचना की होगी, इसको लिखा होगा, उस समय से अगर हम आज अगर इसकी यात्रा करते हैं, आज हम अगर जाते हैं कटायू की ओर, तो हमको शायद बेहतर सड़कें देखने को मिलेंगी, बेहतर रास्ते देखने को मिलेंगे। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन मैं कहती हूँ, जीप आगे बढ़ने लगती है। तो मन ही मन ये कहती हैं कि हाँ, शायद इसी नए नए खोज का ही नाम जो है वो जीवन है। मनुष्य की असमाप्त मतलब कभी ना समाप्त होने वाली खोज का नाम सौंदर्य है। तो ये था एक बड़ा ही खूबसूरत पाठ, जिसमें हमें लेखिका ये संदेश दे जाती हैं कि जो हमारे प्राकृतिक दृश्य हैं, जो हमारे नज़ारे हैं, तो इनको सुरक्षित रखना सिर्फ इंसानों के अंदर है। अगर हम मनुष्य ही अगर चाहेंगे तभी ये सुरक्षित हो सकते हैं। अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी वो शायद देख ही ना पाए इन पहाड़ी बर्फ़ से भरी हुई वादियों को, पहाड़ी इलाकों को, उन फूलों से भरे हुई घाटियों को, शायद उनको देखने को ही ना मिले। अगर हम अपने जीवन में इसी तरह के कुछ अपराध करते जाएं, प्राकृतिक से खिलवाड़ करते जाएं, तो ये सारे प्राकृतिक दृश्य जो हैं वो शायद मिट जाएंगे। तो हमें चाहिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम इन नज़ारों को, इन दृश्यों को संभाल के रखें, कि आने वाली जनरेशन भी इन दृश्यों को देख सके और ईश्वर की जो रचना है, ईश्वर का जो बनाया हुआ ये सब कुछ है, उसकी सराहना कर सके। उस दृश्यों को देखते हुए ईश्वर के साथ एक मन हो जाए, एक आत्मा हो जाए। तो ये था साना साना हाथ जोड़ी पाठ का सारांश। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर पाठ आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो प्रश्नों को समझना, उत्तरों को लिखना कोई ख़ास मुश्किल नहीं होता है। तो जब भी आप किसी भी पाठ को आप पढ़ते हैं, उसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रीडिंग करिए, समझिए उसके अर्थ को, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। तो जो भी प्रश्न होते हैं, जो भी उसके क्वेश्चंस होते हैं, चाहे आपको पुस्तक से पूछ लिया जाए, चाहे बीच में से कहीं से भी प्रश्न कर लिया जाए, उसका उत्तर देना आपके लिए फिर मुश्किल नहीं होगा। आप हर एक प्रश्नों का बड़ी ही आसानी से उत्तर दे सकेंगे। तो पाठ को पढ़ते समय आप हमेशा ध्यान दें, हमेशा उसको ध्यान से सुनें और पढ़ें। धन्यवाद।